पहला क्वेश्चन है, आपको दिया गया है 2 and 2.5 मतलब 2 तथा 2.5 के बीच इसमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर है। इसमें कौन सी संख्या इरेशनल है। तो आपको इरेशनल की जैसे डेफिनेशन कंफर्म होगी कि वह संख्या जो नाइदर टर्मिनेटिंग अर्थात ना तो विभाज्य हो मतलब शांत ना हो और ना रिपीटिंग ना ही आवर्ती हो, ठीक है, वही संख्या आपकी क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय के कुछ एग्जांपल जान लीजिए, जैसे √2 है, √3 है, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उनका आप वर्गमूल करेंगे तो वही संख्या आपकी क्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है। √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, जो पूर्ण वर्ग है उनको छोड़ दीजिए, तो जितनी भी संख्याएं बनती हैं वही सब अपरिमेय हो जाती हैं। अब जैसे एक संख्या हमारी 2 है, दूसरी 2.5 है, अब इसी के बीच एक संख्या होगी जो कि आपकी अपरिमेय होगी। कभी भी कोई संख्या अगर बीच में पूछी गई तो जाहिर सी बात है छोटे से बड़ी होगी, बड़े से छोटी होगी। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम कभी किसी को अपरिमेय डिफाइन करने जा रहे हैं, परिमेय में आपको कंफर्म है कि PYQ के फॉर्म में लिखा जाता है, भिन्न होता है। अपरिमेय वह संख्या होती है जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कभी भी कोई संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग आप जानते हैं 1 होता है, 4 होता है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49, उनको छोड़ दीजिए, बाकी जितने नंबर हैं अगर आप उनका वर्गमूल निकालने की कोशिश करोगे तो सब अपरिमेय बन जाते हैं। जैसे ये भी अपरिमेय है, सोचो तो यह भी इरेशनल है, ठीक है, यह भी इरेशनल है, यह भी इरेशनल है, यह भी इरेशनल है और ए भी इरेशनल है। तीन के तीनों अगर सोचा जाए तो ये तीन के तीनों अपरिमेय हैं। बट इसमें कौन सी संख्या 2 और 2.5 के बीच में है, ये बताना है आपको। कौन सी संख्या 2 और 2.5 के बीच में है, ये डिफाइन करना है। जब हम बात करते हैं √11 की, तो √11 को थोड़ा समझो। यह अगर सोचा जाए तो जैसे आप पहले सोचो एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग 11 हो या उससे कम हो, तो 3 दशमलव अगर इसका सोचा जाए तो, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, तो यह संख्या 3 और 4 के बीच में होगी, 3 पॉइंट समथिंग करके होगी, मतलब 3 दशमलव कुछ करके समथिंग होगी, अर्थात एक देखा गया तो 2.5 से बड़ी है, तो यह पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसकी बात करते हैं √5 की, √5 का मान होता है, मतलब 5 का वर्गमूल सोचेंगे तो 5 का वर्गमूल, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, 2 पॉइंट मतलब 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, अर्थात 2 पॉइंट समथिंग करके होगा, तो इसके बीच आने के चांस इसी के हैं, क्योंकि 2.5 अब सीधी सीधी सी बात है, उससे बड़ा, उससे मतलब छोटा ही रहेगा। 2.5 का वर्ग अगर हम करके देखें, जैसे अगर आप चाहें तो वर्ग करके देख लीजिए, यहां पर ऐसे भी कंफर्म हो जाता है, आपको 2 का वर्ग मिलेगा 4 और 2.5 का 6.25 होगा, 6.25 होगा, ऐसे सोचिएगा तो और कंफर्म हो जाएगा। मतलब अगर आपने देखा कि यह वैल्यू इनके बीच में कौन आ रही है, इनके बीच में क्या 11 आएगी, नहीं आएगी, क्या 5 आएगा, हाँ 5 आएगा, क्या 12.5 आएगा, नहीं आएगा, तो पॉसिबल किसके साथ है, केवल 5 के साथ, मतलब √5 के साथ। √5 यहां बीच में एडजस्ट हो सकती, ऐसे आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ध्यान दिया करिए, जब भी आपसे जैसे पूछे तो आप इनका वर्ग कर दो, रूट कर दो, मतलब इनका यहां पर पहले वर्ग कर दे, वर्ग करके रूट कर दे, देखिए कौन किससे मैच कर रहा है। तो अगर आपने बी लगाया है तो एकदम सही है, बी इसका राइट सोल्यूशन होगा, करेक्ट सोल्यूशन होगा, आप लोग इसको सही उत्तर बता सकते हैं ना। यस, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और करिए सभी लोग ट्राई, क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन। अगला प्रश्न है जो कि सेकंड नंबर है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है, जब बेचता है तो 10% की छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य 400 रुपए, उस वस्तु का प्रिंटेड प्राइस कितना है, 400 है। यदि वह 10% जीएसटी भी लेता है, जीएसटी हमेशा आफ्टर सेलिंग जितनी वैल्यू होती उस पर ली जाती है, मतलब ध्यान समझिएगा, जीएसटी जो कैलकुलेट किया जाता है वो जो सेलिंग प्राइस है उस पर जीएसटी निकाला जाता है, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए एक वस्तु थी जिसका मूल्य 400 था, 400 उस पे प्रिंटेड प्राइस था, मार्क्ड प्राइस था, अंकित मूल्य था, हम उससे सामान खरीदने गए, उसने कहा सर हम आपको 10% की छूट देंगे। 10% की छूट देकर एक विक्रय मूल्य बनेगा, लेकिन 10% की छूट के बाद वह कहेगा सर आप हमें 10% की जीएसटी भी दो, जीएसटी भी दो, तब बताओ उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये कंडीशन है, मतलब 10% घटाया गया, कम किया गया, लेकिन फिर 10% बढ़ा दिया गया, इस वजह से उसका मूल्य कितना बन जाएगा, कितना उसे फाइनल इंक्लूडिंग जीएसटी देना होगा, ये बताना है हम लोग को। मतलब 10% आप कम करा रहे हैं और 10% बढ़ भी रहा है, तो यह प्रक्रिया जो है कंटिन्यूड चेंज का है, सतत वृद्धि और कमी का है, सतत वृद्धि और कमी या सतत कमी और वृद्धि का है। 10% अगर भिन्न में लिखा जाए, देखिए कैसे किया जाता है ऐसे प्रश्नों को, 10% को 1/10 कहते हैं, कैसे, 10/100 लिख दीजिए, 1/10 होगा। अब आप यहां पर देखिए इसकी एमआरपी लिख लो,
और फाइनल सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, ये हमारे पास बनकर आएगा। कैसे कैलकुलेट होगा समझिएगा। सबसे पहले छूट मतलब 10 का जो मूल्य था उसको 1 कम करके 9 किया गया, फिर जीएसटी 10% लगा है तो 10 फिर 1/10, इसका अर्थ 1/10 ही है। तो फिर यहां पर हमने कहा 10 से 1 बढ़ करके कितना हो गया है, 11 हो गया है। अब अगर हम सोचें तो एक प्रकार से तुलना किसके किसके साथ होगी आप समझिएगा। इस 100 की तुलना किससे होगी, 99 से होगी। 100 की तुलना किससे होगी, 99 से होगी। इसका मूल्य कितना दिया है, 400, इसका मूल्य हमको बताना है। 2 शून्य यहां पर खत्म होगा, 4 जाके 99 से गुणा होगा, 4 9 36, 4 9 36, 3 39, 396 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का करेक्ट हल है। आप लोग देख सकते हैं यहां पर एग्जैक्टली राइट सोल्यूशन आएगा। मतलब 10% छूट दिया गया, जो प्राइस बनकर आई उस पर 10% जीएसटी लगी, तो फाइनली पेमेंट आपको एक तरह से 1% कम देना था। 1% कम, जैसे आप जानते हैं वैसे किसी भी वस्तु का, जैसे एक ऐसे जनरल डिस्कशन भी किया जाता है, अगर किसी वस्तु का मान 10% बढ़ा फिर 10% घटा, या 10% घटा 10% बढ़ा, तो उसके मूल मान में 1% की कमी हो जाएगी, जो जनरल ऐसे लिख दिया जाता है 10 का वर्ग बटे 100, अर्थात 1% की कमी होगी। अब अगर हम 1% वैसे ही कम करते तो इसका 1% 4 होता है, 4 निकलता तो वैसे भी 396 हो जाता। ओरल भी बता सकते हो, लेकिन एक प्रोसेस समझ लेना जरूरी था अपने लिए कि अगर और भी कोई परसेंटेज रहे तो उसका भी हम लोग ऐसे ही उपयोग कर सके। हालांकि सेम परसेंटेज पे जैसे मैंने बताया डायरेक्ट किया जा सकता था। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर 396 है, सी ऑप्शन नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का हल करके थोड़ा सा कोशिश करो कि आंसर आ जाए। फटाफट सब लोग कंफर्म करके बताइए कितना होगा। 5 की पावर n प्लस 2, 5 की पावर n प्लस 2 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 13 लिखा है, गुड़े 5 की पावर n है, माइनस 2 गुड़े 5 की पावर n प्लस 1 है, 5 की पावर n प्लस 1 है। कौन कौन इसका आंसर कर सकता है बताइए, इसकी वैल्यू कितने लोग बता सकते हैं। मैं जैसे इसका सोल्यूशन देखिए, एक बात समझ लीजिएगा। अगर कहीं लिखा है a की पावर m प्लस n, इसका अर्थ होता है a की पावर m इंटू a की पावर n, मतलब बेसिस सेम जब रहती हैं तो पावर जुड़ जाती है। अगर कहीं पर जैसे लिखा 5 की पावर n प्लस 2, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 की पावर n गुड़े 5 की पावर 2, आराम से लिख सकते हैं। ऐसे अगर 5 की पावर n प्लस 1 लिखा है तो 5 की पावर n गुड़े 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऐसे ही नीचे भी है, बट अगर सोचो हम यहां से कुछ कॉमन सोचें तो 5 की पावर n प्लस 2 है, 5 की पावर n प्लस 1 है, मैं 5 की पावर n प्लस 1 कॉमन कर सकता हूं। कॉमन कर सकते हैं, यस। जैसे ही कॉमन करेंगे, कॉमन का मतलब इसको इसने भाग दिया, जब भाग देता है बेसिस सेम होती है तो पावर घट जाती है, जब घटेगी तो n से खत्म होगा, 2 से 1 निकलेगा तो केवल 5 की पावर 1 बचेगा, 5 की पावर 1 बचेगा। यहां पर चलिए 6 है और ये पूरा टर्म ही चला ही गया था तो केवल 6 बच रहा है। नीचे चलिए सेम उसी तरह से अगर इसकी बात किया जाए, यहाँ 5 की पावर n है, यहाँ 5 की पावर n प्लस 1 है, हम 5 की पावर n कॉमन कर लेते हैं। जब आप 5 की पावर n कॉमन करेंगे तो केवल 13 बचेगा माइनस, केवल 13 बचेगा माइनस। यहां से भी उसी तरह से 5 की पावर n जब डिवाइड करेगा तो केवल 5 बचेगा, और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जैसे आप ऐसे देखिए, इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर जब 5 की पावर n निकलेगा तो केवल 5 बचेगा, केवल क्या बचेगा, 5। ऑलरेडी यहां पर कितना है, 2 है, 2 गुड़े कितना कर दो, 5 हो गया ना। यहां पर 5 की पावर 1 बचेगा। अब पूरा सोल्यूशन करिए। चलिए इससे जब देखिए यहां पर बेसिस सेम दिख रही है तो पावर जब घटेगा तो पावर घटेगा तो n से खत्म होकर केवल 5 आएगा, 5 की पावर 1 आएगा। और यहां पर सोचो तो 5 से 6 निकलेगा तो -1 आएगा, और यहां पर क्या बचेगा नीचे, 10, 13 में से 10 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आया वो -5/3 आ रहा है। -5/3 आपको बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन अगर आपने राइट बताया है तो एकदम करेक्ट सोल्यूशन है। तो बी ऑप्शन -5/3 इस प्रश्न का करेक्ट हल है। तीसरा प्रश्न आपका आज की क्लास का डन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए, एक समचतुर्भुज जिसे आप क्या कहते हैं, रोम्बस, रोम्बस कहते हैं, जिसमें हमें एक को, अच्छा रोम्बस का जो है वर्टिसेस समझ लो, ABCD दिया है, तो सीक्वेंसिंग ध्यान देना। हम रोम्बस ऐसे बनाएंगे, ऐसे बना दिया हमने, ये देखिए समचतुर्भुज है, इसको A कहिए, इसको B कहिए, इसको C कहिए, इसको D कहिए। समचतुर्भुज होता क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर अर्थात समांतर चतुर्भुज की तरह ही होता है। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे वर्ग है उसी तरह सभी भुजाएं बराबर होती हैं। विकर्ण जो होते हैं समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हालांकि यहाँ पर विकर्ण का भी बहुत रोल है नहीं, लेकिन समझो क्या क्या दिया है। इसने कहा कोण ABC हमारे पास 56 है, ABC अर्थात दिस वैल्यू, ए आपके पास 56 है, कितना दिया है, 56। ये देखिए ध्यान से, 56 है।
इसके आगे जैसे हमसे पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा, कोण एसीडी, एंगल एसीडी पूछ रहा है, मतलब ये देखो ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर एसीडी डिफाइन करना है तो हमें ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा एसीडी, यह एंगल एसीडी कहलाएगा, दिस एंगल विल एसीडी। आप समझ रहे हैं ना। इसके लिए देखो जैसे अगर हम एसीडी फाइन करना चाहते तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको पता करते, ये पूरा जो आ जाता, इस पूरे के मान का आधा कर देने से एसीडी डिफाइन हो जाता। आप जैसे इस पूरे का मान निकाल लेते। अब आपको एक बात मैं बता दूं, मैंने पहले पढ़ा रखा, वैसे अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं, वैसे भी समांतर चतुर्भुज के नियम पर भी जा सकते हो, समांतर के भी नियम पर जा सकते हो। चलिए समांतर चतुर्भुज के ही टर्म पर बने रहते हैं। अगर चतुर्भुज अपना समांतर है, ध्यान रखना जो सम चतुर्भुज होते हैं वो सभी समांतर ही होते हैं। क्या होते हैं? समांतर ही होते हैं। यह रेखा इसके समांतर होती है और यह रेखा इसके समांतर होती है। अगर कभी दो रेखाएं समांतर हैं, देखो समांतर हैं, एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, यह कोण इस कोण के साथ आसन्न कोण होता है और दोनों का जोड़ हमेशा 180 अंश होता है। तो एक बात तो कंफर्म हो गया, अगर मेरे से कोई पूछता एंगल डीसीबी मतलब दिस एंगल, दिस कंप्लीट एंगल, एंगल डीसीबी, डीसीबी बराबर होगा 180 माइनस 56। 180 से आप 56 घटा दे क्योंकि जुड़कर 156 180 दोनों का होना चाहिए था। 10 से 6 4 होता है, 7 से 5 2 124 डिग्री हो गया। मतलब यह कंप्लीट एंगल 124 डिग्री है। और आप इतना जान लो, कभी भी कोई समांतर चतुर्भुज होगा, कभी भी कोई समांतर चतुर्भुज होगा जो विकर्ण होता है, विकर्ण कोण को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, कोण को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। तो अगर यह पूरा आपका 124 है तो 124 का आधा आधा ये दोनों हो जाएगा, अर्थात यह आधा कितना होगा 2 6 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 2 जा 62 डिग्री आएगा, 62 डिग्री आएगा राइट सोल्यूशन। जो हमसे एंगल पूछा था, एंगल क्या पूछा था एसीडी, वह हो जाएगा 124 डिवाइड बाई 2, 62 डिग्री हो जाएगा। 62 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जो 62 बताया एकदम परफेक्ट है। राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का क्या है, चौथे का 62 है। आप लोग एकदम क्लियर कर लो। और सबका आ भी रहा था, अच्छा लग रहा रिस्पांस देख करके आप लोग का, तो बढ़िया है। क्वेश्चन का उत्तर क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको कंफर्म रहे ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में अगर आते हैं तो आप कर सके। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग प्लीज जो भी पॉसिबल हो बता दें हमें फटाफट, सब लोग का क्लियर हो जाए तो अच्छा है। निम्न में कौन सा कथन असत्य है मतलब फॉल्स है, जो गलत है स्टेटमेंट उसको हमें क्लियर बताइए, कौन सा इसमें गलत है। स्टेटमेंट पढ़िए सभी लोग एक बार। एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। अभाज्य मतलब कंपोजिट, अभाज्य मतलब कंपोजिट जिसके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। मतलब जो अभाज्य को हम कंपोजिट लिख रहे हैं। हाँ, अभाज्य मतलब प्राइम जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। ठीक है, ऐसा नंबर जो अभाज्य है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य है। और ना ही भाज्य, भाज्य मतलब कंपोजिट जिसके कम से कम क्या होते हैं 3 गुणनखंड होते हैं, 3 गुणनखंड उसके होते हैं। ठीक है, तो एक के बारे में वैसे भी कंफर्म था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता ही 2 होता है। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, जैसे लिखा एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य या सत्य है, हमको असत्य ढूंढना है। अब अगला देखो, 0 ना तो नकारात्मक मतलब नेगेटिव है और ना ही धनात्मक अर्थात पॉजिटिव है। ये तय है, ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि 0 को ना आप नेगेटिव कह सकते हो ना पॉजिटिव कह सकते हो, या जुड़कर घटकर किसी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाता है। तो 0 देखो ऐसे अगर हम इंटीजर रखते हैं पूर्णांक के रूप में, यहाँ 0 होता है, 0 के बाद 1 2 3 ऐसे सो आ जाता है, -1 -2 सो आ जाता है। तो 0 के लेफ्ट नेगेटिव होता है, राइट पॉजिटिव होता है। 0 खुद नहीं कुछ होता, 0 न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये सही है। अब अगला देखिएगा, यदि लिखा यदि P इंटू क्यू एक सम संख्या है, क्या है? सम है। P इंटू क्यू एक सम है, तो इसने कहा कि P तथा Q हमेशा सम होगा। मतलब यहां पर इनके हिसाब से P तथा Q हमेशा सम हो। एक चीज दिमाग में रख लो, अगर एक नंबर इवन है दूसरा भी इवन है तो कंफर्म है कि इवन आएगा। लेकिन एक दूसरी बात भी जान लो, अगर एक इवन है, इवन का गुणा किसी भी नंबर से होता है तो हमेशा संख्या इवन ही आती है। समझ रहे हैं? इसका मतलब जरूरी नहीं कि दोनों हमेशा इवन ही रहें। अगर एक ऑड नंबर भी है और ऑड का गुणा अगर एक सम के साथ होगा तो हमें उस केस में भी तो सम आएगा। तो यहां पर यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऐसे जैसे उसने लिखा है कि P तथा Q दोनों हमेशा सम होगा, ऐसी बात नहीं है। इनमें से एक सम हो सकता है, दूसरा विषम भी हो सकता है। तो सी ऑप्शन को इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन, क्योंकि यह असत्य है, गलत है, तो सी ऑप्शन को आप लोग टिक करोगे, यह हमारे लिए सही है। ठीक, तो करेक्ट सोल्यूशन यहां पर 5वें नंबर का क्या है? सी ऑप्शन है कि P तथा Q सम और विषम दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इसको पढ़िए।
देखिए जूनियर लेवल का एक क्वेश्चन, कौन इसको कर सकता है एक बार थोड़ा ध्यान से बताइए जो कर सके। प्रश्न क्या है पढ़िए ध्यान से। प्रश्न है कि 3x प्लस 2/x 3x प्लस 2/x बराबर 7 दिया है, ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है 9x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर, इसका मान आपसे पूछा है। जो कर सके प्लीज बताएं किसका हो जा रहा है। मैं इसके लिए जैसे देखिए आप दिमाग लगाओ, यहां पे बीच में माइनस लगा है, साफ साफ दिख रहा है, जबकि आप स्क्वायरिंग किसी का भी दो पदों का करो, चाहे माइनस वाले पदों का करो चाहे प्लस वाले का, बीच में हमेशा प्लस आता है। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तब भी आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आता है, दोनों कंडीशंस में आपका प्लस ही आता है। तो यहां पर थोड़ा डाउट है कि इसको हम हल कैसे करें, इसका सोल्यूशन कैसे पॉसिबल है। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ब्रेक किया। कैसे, हम सबको ये पैटर्न पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, इतना हम लोग को क्लियर है, इतना क्लियर है। तो हम इसको भी जैसे देखो तो आप यहाँ 3x का होल वर्ग है तो आप इसको 3x और यहां पर देखो 2/x, जैसे अगर आप इसको ब्रेक करके लिखना ही चाहेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा पहले लिख भी लीजिए तब भी कंफर्म रहे ज्यादा अच्छा। आप इसको 3x का होल वर्ग माइनस 2/x का होल वर्ग कह सकते हैं ऐसे। तो यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो अब 3x प्लस 2/x एक बार कर दीजिए ब्रैकेट में, और दूसरी तरफ आप लिख दो 3x माइनस 2/x कर दो ब्रैकेट में। अब आपको जैसे इस प्लस x का मान तो पता है, इसका मान पता है 7 है, दूसरे का मान हम लोग को पता करना, अगर a पता चल जाता तो क्लियर हो जाता। इसका अर्थ एक और बनकर आया कि जो संख्या आएगी 7 से कटेगी, बट 7 से कटने में a भी है a भी है। अब ये डाउट है कि हम इसमें से किसको सेलेक्ट करें, हालांकि ये उत्तर तो नहीं होगा, वैसे भी इसमें 3 ऑप्शन 2 ऑप्शन ऐसे डाउट वाले रहते तो हमें पूरा करना ही करना पड़ेगा। अब आपको अगर 3x माइनस 2/x का मान क्लियर हो जाए तो प्रश्न हल कर लेंगे। जैसे कभी याद रखिए, याद सोचिए आपको क्लियर होगा, अगर कभी मुझे a प्लस बी दिया हो और a माइनस बी निकालना हो तो a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस बी का होल वर्ग माइनस 4ab होता है, ये आपने पढ़ा होगा। या कभी आपको a माइनस बी दिया हो और a प्लस बी निकालना हो तो इसका मान हो जाता है a माइनस बी का होल वर्ग प्लस 4ab, ये आपने अलजेब्रिक रूल्स में पढ़ा होगा। तो उसी के बिहाफ पर यहां पर आप देखो, अगर हमें जैसे यहां पर 3x माइनस 2/x पता करना है तो मैं लिख देता हूं कि 3x माइनस 2/x इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 2/x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3x इंटू 2/x, ऐसे लिख देते हैं रूट के अंदर ही, ठीक है। अब आपको ये जानकारी है, जैसे हमें इसका मान निकालना था, अब इसका मान तो हमको कन्फर्म है कि 7 दिया है तो 7 का वर्ग कर दो रूट के अंदर ही, माइनस 4 गुड़े 3x कर दो गुड़े 2/x कर दो, x x से कैंसिल हुआ, रूट के अंदर 7 सते 49 हुआ, माइनस 4 3 12 दूना 24 है, रूट के अंदर 25 है, 25 का मान 5 होगा, कन्फर्म 5। तो इसकी वैल्यू देखो कितनी हो गई, इसकी वैल्यू 5 हो गई। अगर 5 है तो यहाँ 5 कर दे और 7 गुड़े 5 कितना होता है 35। तो इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन 35 राइट सोल्यूशन होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका 35 है, आप करेक्ट कर लो, आपका जिसका आंसर गलत हुआ उसको सही करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोग कर सकते हैं प्लीज बताएं। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 1 और 11 है। क्या है? एक समांतर श्रेणी आप जानते हैं एपी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी को आप एपी कहते हो, ठीक है। एपी एक ऐसा क्रम है संख्याओं का जिसमें सभी पदों का अंतर समान होता है। अब इसका पहला पद देखो, फर्स्ट टर्म ए दिया है 1, अंतिम पद दिया है लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट अंतिम पद दिया है आपको 11, पदों का योगफल आपको दिया है यस्यन बराबर आपको 36 दिया है। कह रहा है कि श्रेणी में इसमें पदों की संख्या क्या है। आपको जितने लोग को समांतर श्रेणी का बेसिक क्लियर है उनको ये पता होगा, जब किसी समांतर श्रेणी का पहला पद पता होता है और अंतिम पद पता होता है तो यस्यन का फार्मूला होता है n/2, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा a प्लस l, यह नियम होता है, ठीक है। इस पैटर्न पर जाकर के हम उत्तर कर सकते हैं। आइए करा जाए। यस्यन की जगह आप रख दो 36 बराबर n/2 बराबर क्या n/2, अगर नहीं दिख रहा है तो आप इधर कर लो, ठीक है। यहां पर देखिए जैसे मैंने कहा कि इस फार्मूले का उपयोग करिए, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, तो रख दीजिए Sn का मान कितना है 36 इज इक्वल टू n/2 और a प्लस l। a का मान देखो पहला पद 1 है और अंतिम पद 11 है, तो 11 1 कितना होगा 12, 2 से डिवाइड करो 6, 6 इसको काट देगा 36, 6 n बराबर 6 आ रहा है। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है बताएं, 6 है, 6 राइट सोल्यूशन है, करेक्ट है। 6 राइट सोल्यूशन, जितने लोगों ने 6 बताया एकदम सही बताया। हमसे पदों की संख्या पूछा था, पदों की संख्या
तब भी बता सकते हैं, ऐसे भी कंफर्म कर सकते हैं। एक और तरीका, जैसे अगर पहला पद अंतिम पद दिया हो तो भी हम लेकिन यहां पर हमें योग जैसे दिया हुआ था ना, उस योग के आधार पर हम जा रहे थे, योग के आधार पर जाना सही था और उसके हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे तो ज्यादा बेस्ट पड़ेगा, ज्यादा अच्छा पड़ेगा। क्योंकि यहां पर डिफरेंस नहीं पता था, डिफरेंस पता होता तो हम पहले और अंतिम पद से वैसे भी निकाल लेते। ठीक है, पता नहीं था कि कॉमन डिफरेंस क्या है। तो 7वें क्वेश्चन का करेक्ट हल इतना है। इसका एसएन का एक फार्मूला और होता है, लेकिन यहां पर जरूरत नहीं थी, उसको भी याद रखना। कभी कभी समांतर श्रेणी के इस फार्मूले का उपयोग n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फार्मूले का भी उपयोग किया जाता है तब जब समांतर श्रेणी के पदों का अंतर क्लियर हो। पदों का अंतर क्लियर नहीं था, पहला और अंतिम पद था, सो अप्लाई दिस फार्मूला, इस फार्मूले का उपयोग करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कर सकते हैं प्लीज इसको डिफाइन करें। क्या हो जाएगा, कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज बना ले एबीसी। ठीक है, एक त्रिभुज है क्या, एबीसी, ये बना दिया मैंने एबीसी। ठीक है, में एडी एक कोण है, एडी कोण बीएसी का समद्विभाजक है, कोण एक बीएसी है और यहां पर इसका समद्विभाजक अर्थात यह भाग, जैसे बीएसी दैट वाज द कंप्लीट एंगल, और इसका आधा और आधा बीएसी का समद्विभाजक कौन है, एडी है। यहां पर डी कर दीजिए, कंफर्म। एडी क्या है, कोण बीएसी का समद्विभाजक है। यदि AB का मान 8 दिया है, AB का मान कितना दिया 8, और BD का मान आपको दिया है 6, DC का मान दिया है आपको 3, मतलब एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब कोण समद्विभाजक होता है तो जरूरी थोड़ी एक भुजा बढ़ जाए, बराबर हो जाए। भुजा ऐसा बराबर होना कंपल्सरी नहीं होता है। आपको यहां पर इसका मान दिया है 6 और इसका मान दिया है 3। अब आपसे कहा है कि AC का मान बता दो क्या होगा। ठीक, चलिए कौन कौन कर सकता है क्वेश्चन नंबर, हाँ बिल्कुल ध्यान से समझिएगा पहले इसको आप लोग कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा जैसे अगर आपके पास यह त्रिभुज था, अब इस त्रिभुज की इस कोण का समद्विभाजक अर्थात यह कोण इस कोण के बराबर किया हम लोगों ने। ठीक है, यह कोण इस कोण के बराबर किया, यह भुजा 6 है और यह भुजा 3 है, इसके रिस्पेक्ट में 8 है तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा। प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं इस कंडीशन में भी। जैसे आप लिख सकते हैं 6/8, मतलब 6 के रिस्पेक्ट में 8 है तो 3 के रिस्पेक्ट में यह AC कितना होगा, 3 के रिस्पेक्ट में यह AC कितना होगा। तो आप इसको जैसे लिख सकते हैं, देखिए क्या ऐसे मतलब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तुलना तो होना ही है। 3 1 के 3, 3 दूना 6, 2 चौके 8 होता है। AC बराबर 4, AC बराबर कितना हो रहा है 4। उसके रिस्पेक्ट में देखो, जैसे आपको खुद ही क्लियर हो गया होगा कि यहां पर जैसे 6 है तो 6 की केस में 8 है, तो 3 मतलब इसका आधा है तो उसका आधा कर दो, तो 8 की केस में क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। राइट सोल्यूशन 4 सेंटीमीटर। जितने लोगों ने बताया एकदम सही है। तो 8वें प्रश्न का करेक्ट हल कितना है बताएं, 8वें प्रश्न का करेक्ट हल 4 सेंटीमीटर है, एकदम सही उत्तर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 9th ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं त्रिकोणमिति का यह प्रश्न है, लिखा है cos -300। एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी एंगुलर कॉन्सेप्ट होता है, एंगुलर कॉन्सेप्ट और रोटेशनल सिस्टम पे यहां 0 डिग्री होता है, और इससे हम कोण अगर हम क्रिएट करते हैं, जैसे कोण की बात हो, कोण जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव दिशा में जा रहा है, और जब क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव दिशा में जा रहा है। और ध्यान देना कि जब नेगेटिव दिशा में होगा तो यही कोण इधर की दिशा में -θ कंसीडर किया जाता है, और अगर हम -θ मतलब इधर साइड आते हैं तो ध्यान देना सारे के सारे कोण, चाहे साइन हो, चाहे tan हो, चाहे कॉट हो, चाहे कोसेक हो, चाहे कोसेक हो, ये सब के सब नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे हमको याद रखना है इस चीज को कि मतलब सब के सब केवल और केवल 2 चीज ऐसा होता है जो पॉजिटिव होता है, cos -θ बराबर cos θ होता है, sec -θ बराबर क्या होता है, sec θ होता है। मतलब नेगेटिव पर भी इनका मान पॉजिटिव होता है। बाकी अगर आप sin -θ करोगे तो -sin θ होता है, cosec -θ करेंगे तो -cosec θ, tan -θ -tan θ, cot -θ -tan θ, cot θ होता है, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट में आता है, चतुर्थांश में। और चतुर्थांश में आपको पता होगा कि cos और sec छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब जैसे यह प्रश्न था, हम इसको जो माइनस लिखा है ना, इसको पहले खत्म कर दो, लिखे सीधा सीधा 300, ऐसे आराम से लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम दोनों बराबर हैं। cos -θ cos θ होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसका मान डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हम इसमें लिखेंगे 270 प्लस 30 डिग्री, मतलब 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। याद रखना 90 -θ 90 प्लस θ में कॉम्प्लीमेंट्री होता है, 180 -θ 180 प्लस θ में सेम रह जाता है, 270 -θ 270 प्लस θ में कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मतलब cos 270 प्लस θ है तो sin θ हो जाएगा, sin 30 हो जाएगा। अब sin 30 का मान आप सबको पता है कि 1/2 होता है,
1/2 इसका पहला ऑप्शन ही उत्तर है। जो लोग पहला ऑप्शन बताए एकदम कंफर्म है, इजी है। मतलब ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों को, पूरा रोटेशन मैंने समझाया आप लोगों को, अगर उस पर आप लोग रहेंगे तो कंफर्टेबल रहेंगे, कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 10वां नंबर देखिएगा, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना ज्यादा है। एक पिताजी हैं, अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा हैं। ठीक है, 8 वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुना हो जाती है। 8 साल बाद पिताजी अपने बेटे के 2.5 गुना हो जाते हैं। और कह रहा और 7 वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र का कितने गुना हो जाएगी, ये आपसे प्रश्न पूछा है। अब आप थोड़ा सा ध्यान समझिएगा इस प्रश्न को कैसे किया जाता है। एज रिलेशन का प्रश्न है। एज रिलेशन में कभी भी कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको दी गई है और डिफाइन नहीं किया गया है लोकेशन, तो मान लेना वो वर्तमान की बात कर रहा है। जैसे पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना ज्यादा है, तो यहां पर हम वर्तमान में हैं। कहां पर हैं? वर्तमान में। ये फादर है और ये सन है, तो पिताजी अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा है, तो पिता अगर 1 है तो बेटा कितना है? 3 है। सॉरी, बेटा अगर 1 है तो पिता कितने हैं? 3 है। समझ रहे हैं? पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना ज्यादा है, पुत्र की आयु से 3 गुना ज्यादा है। 1 और 3 का रिलेशन हुआ, 1:3 हुआ या 3:1 हुआ। अब आगे जैसे हम पढ़ते हैं और बढ़ते हैं इसके टर्म में, अब कह रहा है 8 साल बाद, 8 साल बाद लिखा है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुना हो जाएगी। 2.5 गुना का मतलब क्या होता है? 5/2। 5/2 का मतलब बेटा अगर 2 साल का रहेगा तो पिताजी 5 साल के, ऐसे हो जाता है। अब आपसे आगे पूछा है कि अब से 7 साल, मतलब इसके भी 7 साल बाद हमको बताना है कि यहां पर उन दोनों की एज का रेशियो, या मतलब पिता अपने पुत्र के कितने गुना हो जाएंगे, इसको देखिए ध्यान से। इस समय जब देखिए ऐसी स्थिति रहा करे जब 2 लेवल पर आपको रेशियो दिया हो, 2 लेवल पर रेशियो दिया है, तो किसी की मान को, किसी की वैल्यू को हम आराम से निकाल सकते हैं, किसी मान को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए आपको जो है ये दिया है कि यहां से यहां का जो एज गैप है दोनों के लिए समान है, तो अनुपातिक डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। क्या अनुपातिक डिफरेंस सेम है? 3, 2, 5 है, 1, 1, 2 नहीं सेम है। जैसे देखो 3 से 2 है, 1 से 2 है, लेकिन यहां तो 8 ही साल का गैप है ना। ऐसे में हमें गैप सेम करना पड़ेगा, और सेम कैसे किया जाता है समझिएगा। सेम कैसे किया जाता है? सेम करने के लिए आप इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है? 2, और इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है? 3। 3 से ऊपर गुणा कर दो और 2 से नीचे कर दो। 3 से ऊपर कर दो, 2 से नीचे। 3 से गुणा करिए 9, 3, और 2 से करिए 2 पंचे 10, 2 दूना 4। करेक्ट है? तो आपने देखा कि 9 से 10 हुआ, 1 बढ़ा, और 3 से 1 हुआ तो 1 बढ़ा, अर्थात 1 बराबर यह गैप कितना है? 8। 8, 1 बराबर हुआ 8। ठीक है, हाँ। अब आपको क्या करना है? जैसे 1 बराबर 8 हुआ, तो यहां पर जैसे पिताजी की उम्र अभी की पता करना चाहते हैं, तो 10 8 80 होगा। पिताजी 80 हो गए, और बेटा 4 दूना 8 हो गया। 4 दूना कितना हो गया? 8 हो गया। सॉरी, 8 चौके 32 हो गया। 8 चौके 32 हो गया। अब कह रहा अब से 7 साल बाद, अब से 7 साल बाद देखिए स्थिति क्या होगी। 7 जोड़िए तो पिताजी कितने हो गए? 87, और बेटा कितना हो गया? 7 जोड़ने पर 39। अब कह रहा है कि पिताजी बेटे के कितना गुना हो गए? पिताजी बेटे के कितना गुना हो गए बताइए? 87 लिख दीजिए, और यहां पर 39 है। 3 से दोनों कट रहा, 3 1 के 3, 3 3 9 होता है, 3 दूना 6, 3 9 27। 29/13, 29/13 क्या पॉसिबल है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो इसका ई ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, इसका ई ऑप्शन होना चाहिए। ये सही किया हम लोगों ने, जो परफेक्शन जो क्वेश्चन दिया था उस हिसाब से हमारा उत्तर सही है। हम लोग यहाँ पर इसमें ऑप्शन नहीं मैच करा पा रहे हैं, इसका उत्तर मैच नहीं करेगा। ई ऑप्शन इसका राइट सॉल्यूशन। अगर आपके मन में देखिए कुछ होगा तो बताइएगा, हमने फिलहाल इसके हिसाब से बताया, ई ही करेक्ट है, ई बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न है, ई ऑप्शन है, करेक्ट सोल्यूशन है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए बहुलक का प्रश्न है, मैं थोड़ा सा बहुलक आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुलक को मोड कहते हैं। क्या? मोड। मोड क्या होता है? थोड़ा सा एक लाइन ऐसे बोर्ड पे समझ लीजिएगा। मोड, ठीक है, मोड जिसको आप बहुलक कहते हैं। बहुलक क्या कहलाता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन, मतलब एक ऐसा मान जो सर्वाधिक बार किसी समूह में आता है, एक ऐसा मान जो किसी समूह में सर्वाधिक बार आता है, वही बहुलक कहलाता है। सबसे अधिक बार आने वाला मान जो होता है वही बहुलक कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए हमने किसी क्लास में 5 बच्चों की उम्र देखी, या 10 बच्चों की उम्र देखी, 7 बच्चों की उम्र देखी, जो भी आपके समझ में हुआ, उम्र ऐसे दी गई है 13, 15, 12, 14, 13, 10, 13, 3 3 6 7 बच्चे। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि इसका बहुलक क्या है, तो
तो बहुलक इसमें वो है जो सर्वाधिक टाइम्स आ रहा है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है। सबसे ज्यादा बार कौन है? 13, बाकी तो कोई रिपीटेड नहीं है। तो यहां पर मोड क्या होगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, मोड क्या होगा? 13 हो जाएगा। बहुलक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन है, सबसे अधिक बार। प्रॉब्लम इसमें देखो तब होती है, और तब भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, जब हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा दिया हो। कंटिन्यूअस डेटा मतलब ऐसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ऐसे करके दिया हो, ये है कंटिन्यूअस डेटा। इसको क्लास इंटरवल कहते हैं, और इसके साथ इसकी बारंबारता अर्थात इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई हो। जैसे हमसे कहा गया कि एक स्कूल में टेस्ट हुआ, उसमें 0 से 10 पाने वाले कुल 8 बच्चे थे, 10 से 20 पाने वाले कुल 12 बच्चे थे, 20 से 30 पाने वाले कुल 20 बच्चे थे, 30 से 40 पाने वाले कुल 7 बच्चे थे, और 40 से 50 पाने वाले कुल 13 बच्चे थे। इस प्रकार से कुल बच्चे थे। बच्चों की संख्या जोड़ना चाहे तो जोड़ दे, 20 20 40, 40 20 60 टोटल बच्चे थे। एक स्कूल में टेस्ट हुआ, टेस्ट में मार्क्स ऐसे डिफाइन किया गया कि 0 से 10 पाने वाले, 10 से 20 पाने वाले, 20 से 30 पाने वाले, 30 से 40 पाने वाले। हम कभी कभी जैसे एक स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया जब जाता है, हम इसको मतलब बहुलक को अगर ऐसा कभी डेटा दिया हो तो हम हिस्टोग्राम मतलब आयत चित्र की मदद से भी हम उसका बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। इसका पैटर्न होता है, ठीक है, इसका पैटर्न होता है। बिल्कुल पीडीएफ भेजी जाती है। पीडीएफ के लिए आपको जो मैथमेटिक्स का ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर हम लोग पीडीएफ को अपडेट करते हैं। ठीक है, पीडीएफ जल्दी जब क्लास खत्म होती जरूर भेजी जाती है। ऐसी कंडीशन में देखो एक फार्मूला भी होता है हिस्टोग्राम की मदद से। कभी एक प्रश्न आ जाता है कि बहुलक किसकी मतलब निम्न में से किस डायग्राम की मदद से बहुलक ज्ञात किया जाता है, तो आयत चित्र की मदद से हिस्टोग्राम की मदद से बहुलक ज्ञात किया जाता है। इसका एक पॉइंट आप दिमाग में जरूर रखे रहना, कभी आपसे क्लिक करा ही दे हिस्टोग्राम, जिसको हिंदी में कहते हैं आयत चित्र। ठीक है, आयत चित्र की मदद से हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। और जब हमने कल एक मोड कराया था, परसों शायद कराया था, मोड को हम ओजाइब की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। ओजाइब, ओजाइब को ओजाइब ही बोलते हैं। ओजाइब की मदद से हम मोड ज्ञात कर सकते हैं, फिगर बना के डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे यहां ध्यान देना कि यह जो प्रश्न है इसमें अगर मुझे बहुलक निकालना है तो बहुलक के लिए एक फार्मूला भी होता है। ठीक है, फार्मूला नोट कर लीजिएगा। Z इज इक्वल टू L0 प्लस F1 माइनस F0 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 अर्थात इंटू I, ये विड्थ कर लीजिए I। इस फार्मूले का उपयोग करके हम बहुलक ज्ञात करते हैं। इस फार्मूले में सभी लिखे गए पदों को यहां से हम निकालते हैं तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। जी, आप ऐसे समझने की कोशिश करिएगा जो मैं बता रहा हूं। यहां पर आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एक कक्षा बनानी होती जिसको हम कहते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास वह कक्षा होती है जिसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। ऐसी कौन सी कक्षा आपको दिख रही है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा? बताइए, ये है। तो यह क्लास आपकी मॉडल क्लास है। ये क्लास आपकी क्या है? मॉडल क्लास है। ध्यान दीजिएगा, मॉडल है। अब मॉडल क्लास है, इसमें सारी चीजें तय कर लीजिए। एक तो जैसे इसकी लिमिट है, देखो ये लोअर लिमिट है, इसको L0 कहेंगे, इसे L1 कहेंगे, इसे अपर लिमिट कहते हैं। फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं है। इसकी बारंबारता को F1, इसके पहले की F0, इसके बाद की F2, ये बारंबारताएं होती हैं। क्लास इंटरवल में जो विड्थ होता है उसे हम I कहते हैं। फार्मूले पे पुट करिए सब चीज। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट कितनी है? 20। F1 इसकी बारंबारता कितनी है? 20 माइनस F0 इसके पहले की बारंबारता कितनी है? 12 बटे 2 गुणे F1, 2 गुणे कर दो 20 माइनस F0 12 माइनस F2 7 गुणे क्लास इंटरवल मतलब कक्षा में अंतराल कितना है? 10 का। इसको हल कर डालिए, आपको क्या मिल जाएगा? आपको मोड पता चल जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, मोड हमेशा, पहले तो इसको हल कर लीजिए तो कंफर्म होगा। 8 नीचे 40 माइनस 12 माइनस 7 मतलब 19 गुणे 10, तो ये होगा 20 प्लस 8 बटे यहां पर 21 होगा, 21 ही होगा ना? हाँ, 21 गुणे 10 80 बटे 21 है, 21 3 63, 21 चौके 84, तो 20 3 23 दशमलव समथिंग हो जाएगा यहां पर मोड, 23 दशमलव समथिंग। याद रखना, यहां पर मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। एक बात और जान लीजिएगा, हमेशा मोड करने के लिए हमें मॉडल क्लास निकालनी होती है, मतलब जो हमारी बहुलक कक्षा होती है उसे निकालनी होती है। हमारा मोड उस बहुलक कक्षा में जो वर्ग अंतराल है 20 और 30 इन्हीं के बीच में होगा। 20 से बड़ा होगा, 30 से छोटा होगा, मतलब 20 के ऊपर 30 से कम ही होगा। ऑप्शन से भी कभी कभी हम सेट कर लेते, जैसे कल मैंने माध्य बताया था आप लोगों को। अब आते थोड़ा प्रश्न पर, जो प्रश्न आपको दिया गया था। प्रश्न क्या था देखिए ध्यान से, ये था, आपसे कहा गया था इसका हमें क्या निकालना था? मोड निकालना था। इसमें बताइए मॉडल क्लास कौन सी है? मॉडल क्लास कौन सी है? ए है।
आपकी ए वाली क्लास, ठीक है। ए वाली क्लास मॉडल क्लास है, इसकी बारंबारता को F1 कह दो, इसे F0 कह दो, इसे F2 कह दो। अभी जो हमने फार्मूला लिखा है मोड का, वो लिखा है L0 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। लोअर लिमिट कितनी है 12 प्लस F1 कितना है 23 माइनस कितना है 10 बटा 2 गुणे कर दो 23, 2 गुणे कितना 23 माइनस F0 कितना है 10 माइनस F2 21 गुणे इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3। लिखिए 12 प्लस 23 में से 10 निकला 13, 23 दूना होता है 46 माइनस यहां पर होगा 31 गुणे 3, ठीक है। अब आप इसको समझो कितना होगा 12 प्लस 13 बटे घटाइए 6 से 1 5 होता है, 6 से 1 5 होता है, 4 से 3 कितना होता है 1 होता है, गुणे 3 कर दे 3 पचे 15, तो 12 प्लस 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 5 दूना 10 5 छंगे 30, 12 2 14, 2.6 अर्थात 14.6 होगा। 14.6 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। एक बात आप लोग जान लीजिए, वैसे भी हमको कंफर्म था जब हमने मॉडल कक्षा निकाली थी, ये मॉडल क्लास हमने निकाला था, तो हमारे मॉडल क्लास की लोअर लिमिट थी 12 और अपर लिमिट थी 15, तो हमको कंफर्म था कि हमारा मोड 12 और 15 के बीच में ही होगा। तो 12-15 के बीच में डाउट था कि 12.5 भी है, 9.5 तो हो नहीं सकता था, इन्हीं दोनों की वजह से मुझे इतना करना पड़ा, नहीं तो हम ऐसे भी ना करते, ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर फिलहाल 14.6 है जो हम लोगों ने किया, 12 के ऊपर ही था और 12 के ऊपर 2.6 था, तो 14.6 राइट सोल्यूशन है। अच्छे से क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, ठीक है। ये है प्रायिकता की बात की गई है, मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था और प्रायिकता को मैंने कहा डिटेल में आपको बताऊंगा। यदि 2 अंकों की संख्या यादृच्छा मतलब रैंडम होता है चुनी जाती है, मतलब आपको 2 अंकों की संख्या दी गई है, 2 अंकों की संख्या 2 डिजिट नंबर को हमें रैंडमली सेलेक्ट करना है, तो पूछा गया चुनी गई संख्या का 3 से गुणज होने की प्रायिकता क्या है, मतलब वो 3 से कट जाए ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी अर्थात इसकी प्रायिकता क्या है। 2 अंक की संख्या मतलब 2 डिजिट नंबर की बात करिए, 2 डिजिट नंबर, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 2 डिजिट की नंबर की शुरुआत कहां से होती है 10 से, और 10 से 11 से ऐसे बढ़ते बढ़ते अंतिम नंबर कौन होता है 99। अगर आपसे मैं कहूं कि भैया ये 10 से लेकर 99 तक कुल कितने अंक हैं, मतलब कितनी कुल 2 डिजिट की संख्या है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की n ऑफ a अपान n ऑफ s होती है, मतलब आपके फेवर में कितने लोग हैं और टोटल कितने लोग हैं, दोनों का रेशियो ही प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे इसने हमसे कहा कि 2 डिजिट की जितनी संख्याएं हैं उसमें 3 के गुणज होने की प्रायिकता क्या है, तो 3 के गुणज जाने से पहले आप ये डिसाइड कर लो कि 10 से लेकर अर्थात 2 डिजिट की शुरुआत से लेकर 2 डिजिट के अंत तक कुल कितने संख्याएं कितने नंबर टोटल हैं अवेलेबल। कैसे करेंगे समझिएगा, इसका तरीका भी बड़ा आसान होता है। अगर आप इसको पहला डिजिट ले रहे हैं, इसको लास्ट डिजिट ले रहे हैं, मान लो अभी ऐसे काउंटिंग हो सकती है, किसी किसी से ना भी हो पाए, तो ऐसे में अगर हमें पद निकालने होते हैं ना, तो अंतिम मतलब 99 माइनस पहला 10 डिवाइड बाई अंतर कितना है 1 1 का प्लस 1, घटाएंगे तो कितना होगा 89, 89 प्लस 1 करेंगे तो 90 आएगा, मतलब कंफर्म हो गया कि टोटल पद कितने हैं 90, अर्थात नीचे हो गया 90, नीचे 90 हो गया। ऊपर चलिए, अब हमारे पास 10 से लेकर 99 तक कुल 90 डिजिट हैं, इनमें से कितने ऐसे हैं जो 3 से कट जाते हैं, ऐसे कितने हैं जो 3 से कट जाते हैं। 3 से कटने वाले टर्म आप देख लो, 3 से कटने के लिए हमने 90 को क्या कर दिया 3 से भाग, 3 के गुणज डिसाइड कर रहे हो ना आप, तो भाग करोगे तो आएगा 30, अर्थात 30 ऐसे डिजिट होंगे जो 3 से पूरी तरह से कट जाएंगे, 30 ऐसे डिजिट होंगे जो 3 से पूरा कट जाएंगे, तो 30 1 30, 30 या 90, तो उत्तर होगा 1/3। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, ठीक है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 12th आप लोग नोट कर ले अच्छे से। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए मेरे साथ। उस सबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबलम मतलब ट्रेपीजियम, सबलम मतलब क्या होता है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी समांतर भुजाएं जो उसके पैरेलल साइड्स हैं 25 13 है, बाकी भुजाएं 15 और 15 हैं, ये दोनों सेम हैं इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो यह समलम समद्विबाहु समलम कहलाएगा, आइसोसेलिस ट्रेपीजियम कहलाएगा, समद्विबाहु समलम कहलाता है, ठीक है, समलम कहलाएगा। आइए करा जाए इसको, कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले समलम चतुर्भुज बना लें, ऐसे देखिए ऐसे बना दिया हमने, ये देखिए ड्रॉ कर दिया, ये आपका 13 है और ये आपका 25 है,
समांतर भुजाओं की बात किया, ये 25 है 13 है। अब इसने कहा कि बराबर भुजाएं हमको दे रखा है, कितना कितना दिया है 15, ये भी 15 है ये भी 15 है। अब आपसे कहा है कि इसका एरिया क्षेत्रफल बता दो। क्षेत्रफल का जो नियम होता है एक एरिया 1/2 गुणे पैरेलल साइड, अगर इसको आप x मान रहे हैं इसको आप y मान रहे हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब अंतर d है, तो 1/2 गुणे x प्लस वाई इंटू डी होता है। ये होता है सूत्र एरिया का। बट इसमें प्रॉब्लम है 25 और 13 तो चलो अवेलेबल है अपने पास, इनका जो डिफरेंस d है ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और ये आसान होता है जब भी कभी यह त्रिभुज कैसा होता है, यह चतुर्भुज आपका जो आपका समलंब बना है समद्विबाहु समलंब अगर है, ये 15 है 15 है तो कैसे और ड्रा कर दीजिए, ड्रा करिए। और ये तय हो गया कि अगर यह 13 है तो यह भी पूरा 13 होगा, यहां से यहां तक कितना होगा 13। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर हम इस पूरे 25 में से 13 निकाल दें, 25 में से 13 निकाल दें तो क्या हो जाएगा बताएं, 12 हो जाएगा। 25 से 13, 12 को दो टुकड़े कर दें, एक 6 हो गया, यह भी 6 हो गया। अब यह क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज ये 90 है, 90 के सामने कौन है, कर्ण है, और यह नीचे आधार है। तो आप इस d मतलब इस ऊंचाई को अगर पता करना चाहते हैं तो पाइथागोरस से करना होगा। पाइथागोरस से देखो d कैसे निकलेगा, अंडर रूट 15 का वर्ग, 15 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, तो 15 का वर्ग कितना होता है 225 माइनस 6 का 36 होता है, 189 आएगा। 100 कितना आएगा 89, 9 से कट रहा है ना, हाँ इसको आप लिख सकते हैं 9 गुणे 9 दूना 18, 9 1 के 9, अर्थात 9 का वर्गमूल 3 रूट 21 होगा। अर्थात इस हाइट को अगर सोचो तो 3 रूट कितना हो गया 21, ये हाइट यहां से यहां तक। अब हम चले फार्मूले पर, फार्मूला देखिए क्या है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर 25 और 13, 25 13 लिख देते हैं, 25 प्लस 13 गुणे उनके बीच की दूरी 3 रूट 21 है, ये है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो यहां पर 25 13 कितना होता है बताओ, 25 10 35 3 38, अर्थात 1/2 गुणे 38 कर दें, 38 गुणे 3 रूट 21, ठीक है, 2 19 बार हो गया, 19 3 57, तो यहां पर 57 रूट 21 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में दिया है। तो ये ऑप्शन 57 रूट 21 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह ताश की गड्डी वाला प्रश्न, हाँ कराना है भाई, 72 रूट 21 नहीं होगा, 57 रूट होगा। 13वां क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप मान लेना समलंब का ऐसा प्रश्न आपको 6 to 8 की मैथ से दिखेगा, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, कंफर्म करिए। पहला ऑप्शन 57 रूट 21 राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का बनकर सामने है। आगे बढ़िए, इसको बताएं क्या हो जाएगा। किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 है, जबकि उसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज 164 है। साधारण ब्याज 160 है, चक्रवृद्धि ब्याज 164 है। ब्याज की दर आपसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की दर या चक्रवृद्धि, मतलब दर भी सेम है, धन भी सेम है, बस समय अलग अलग है। समय का मतलब यहां पर एक बार साधारण ब्याज पर कैलकुलेशन हुआ है, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज पर हुआ। कुछ बातें दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज वो प्रतिवर्ष समान होगा, प्रतिवर्ष क्या होता है, समान रहता है, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है कि अपडेट होता रहता है, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज में सतत का नियम लगता रहता है। जैसे मैंने यहां पर 2 टेबल बना दिया, एक SI दूसरा CI, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कंफर्म हो जाएगा। साधारण ब्याज हमारा अगर टोटल 160 है और कितने साल में है, 2 साल में, तो तय है कि जो है पहले साल का साधारण ब्याज 80 होगा, दूसरे साल का भी साधारण ब्याज 80 होगा। यहां पर मैंने ईयर लिख दिया, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। पहले साल का साधारण ब्याज 80 है, दूसरे का भी 80 है। एक बात और दिमाग में रख लीजिएगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि प्रथम वर्ष का SI जो होगा वो बराबर CI होगा। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपस में बराबर होता है। तो अगर धन वही था, दर वही था, तो पहले साल का अगर साधारण ब्याज यहां 80 था तो ये भी 80 होगा। लेकिन आप ये बताओ कि ये तो पूरा 160 है, ये पूरा 164 है, लिखा है ना, तो यहां पर यह मान कितना होगा, 84 होगा कि नहीं, 84 होगा। समझ रहे कि नहीं, मैं जैसे बता रहा हूं देखिए ध्यान से, ये 80 है, 80 साधारण ब्याज तो ठीक है, 80 हो गया। पहले साल का साधारण ब्याज, पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये हम लोग बॉक्स बनाकर साधारण चक्रवृद्धि के संबंधों को एक्सप्लेन करते हैं, ये 80, लेकिन आपको पता है कि 2 साल का साधारण ब्याज इतना है बट चक्रवृद्धि इतना है। तो पहला तो 80 हो गया, बट दूसरा हमको देखना है। दूसरा बहुत आसान है कि आप सोचो यह 80 से 84 हुआ कैसे, 80 से 84 हुआ तो कितना बढ़ा बोलो, 4 बढ़ा। 4 किससे बढ़ा, 80 से। कितने की वृद्धि है, 4 गुणे 100/80 कर दीजिए, 20 चौके 80 होता, ये क्या हो गया,
अरे ठीक है, हैंग कर रहा भाई, अपने आप मूव कर रहा है। देखो 20 चौके 80 है, 20 पंचे 100 है, 4 से खत्म हुआ, 5% की दर रहेगी, 5% की दर रहेगी और आपसे दर ही पूछा गया था, तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। दर आपकी 5% होगी। जो लोग 5% बताएं एकदम परफेक्ट है, करेक्ट सोल्यूशन है। 14 नंबर आपका 5% आ रहा है, राइट सोल्यूशन है। बहुत बढ़िया, अच्छे से क्लियर करते जाइए, समझते जाइए। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और कनेक्ट रहिए, प्रॉपर हर प्रश्न को पढ़ते रहिए। ये समीकरण आप देख पा रहे हैं ना, या समीकरण को आप क्या कहोगे? इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहोगे, द्विघात समीकरण। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। द्विघात समीकरण लिखा कैसे जाता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसे लिखा जाता है। यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में कह रहा है कि समान मूल मतलब इक्वल रूट है, तो k का मान आपको बताना है। आप समझ लो कि अगर कोई द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के मूलों के मतलब उनके रूट्स का जो नेचर होता है वह डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन करता है, जिसे आप विविक्तिकर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्तिकर। विविक्तिकर d बराबर अगर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है तो मूल जो होते हैं मूल वास्तविक होते हैं। इसमें भी अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो मूल आपके क्या होंगे? वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होते हैं। बट अगर d इक्वल टू 0 है तो मूल आपके क्या होते हैं पता है? समान होते हैं, वास्तविक के साथ साथ समान होते हैं। ठीक है, वास्तविक के साथ साथ समान भी होते हैं। एक और स्थिति है तो वो भी जान लीजिए, अगर d लेस देन 0 है तो मूल आपके आभासी होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ठीक है, इमेजिनरी होते हैं। ये बातें आपको समझना है। अब इसका जैसे हमारे पास प्रश्न दिया है कि एक हमारा द्विघात समीकरण है, क्या दिया है बताइए? 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण है। इसके मूल इसने कहा समान है, तो k का मान बता दो। समान के लिए मैंने क्या बताया? d बराबर 0। d मतलब विविक्तिकर, और विविक्तिकर जान लीजिए क्या होता है? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, a होता है। d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहां पर भी आपको समझना होगा कि इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा d बराबर 0, अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या? 0। कैसे निकाला जाए? देखो x स्क्वायर के पहले जो होता है वह a होता है, x के पहले जो होता है वो b होता है, और जो बचा होता है वो c होता है। इन्हीं सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो हम चाहे तो लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर 4ac, b मतलब 6k का होल वर्ग बराबर 4 इंटू a का मान 9 है और c का मान 4 है। ये हो गया 36k वर्ग बराबर 36 गुणे 4। अब 36 से खत्म, k स्क्वायर बराबर 4, तो k बराबर अंडर रूट 4, और रूट में अगर कोई वैल्यू है तो वह पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव। मतलब आपको अगर कहीं किसी को बताना हो कि हमारे पास k स्क्वायर अगर 4 है तो k का मान अंडर रूट 4 होगा, जो कि +2 भी होगा, और मैंने ही कितनी बार बताया है, +2 भी होगा, -2 भी होगा, अर्थात ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। डी ऑप्शन आप लगाओगे तो सही उत्तर है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट हल है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये मेरा जो ये समय ले रहा हूं मैं सब चीजों को एक्सप्लेन करने का, कि और भी कोई मेरे देखिए ऑब्जेक्टिव है नहीं कि हम इसी प्रश्न को केवल हल करा के खत्म कर दें। प्रश्न सॉल्व कर देना 1 मिनट का काम है, 1 सेकंड मतलब 1 मिनट या 10-15 सेकंड का काम है, लेकिन हमको थीम ये पूरी भूमिका एक्सप्लेन करना, जिससे कि आपको आगे भी ऐसे कोई प्रश्न मिले तो आप उसको इजिली कर सके, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि 70 किलोग्राम का एक मिश्रण है, हाँ मिक्सचर है 70 kg का, किसका किसका है बताइए? बालू है, सैंड है, और सीमेंट है। क्या है? सीमेंट है। दो चीज है, सैंड एंड सीमेंट, अर्थात बालू और सीमेंट का मिश्रण है 4:1 में है। किसमें है? 4:1 में है। मतलब इनकी जो क्वांटिटी टोटल है वो 70 kg है, 70 kg है, और 4:1 के अनुपात में है, 4:1 के अनुपात में है। कह रहा मिश्रण में कितना बालू और मिला दें, कितना बालू और मिला दें कि उसमें बालू और सीमेंट का जो रेशियो हो जाए वो 6:1 हो जाए, 6:1 हो जाए। अब इसमें देखो बहुत आसान होता है, कुछ लोग देखो बहुत ट्रिक नहीं समझ पाते तो कहते चलो कि हम x मिला देते हैं। तो पहले मानते हैं कि 4x, देखो मैं आपको ऐसे बता दूं, बहुत लोग ऐसे करेंगे, 4x
प्लस 1x बराबर 70 करके x का मान निकाल करके पहले पता करेंगे इसमें कितना बालू है, इसमें कितना सीमेंट है। निकालने को आराम से बता सकता हूं। अगर मुझसे कोई पूछे कि कितना बालू था पहले प्रारंभ में, तो 4 और 1 मिलकर 5 हुआ, 5 बराबर 70 कर दो, 1 बराबर 14, तो सीमेंट है 14, 14 चौके 56, 56 है बालू। ऐसे ओरल बता सकते हो, बट इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास इस क्वांटिटी, इस फार्म में, इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास बालू था और सीमेंट था। आप चाहते हो कुछ बालू मिला करके हमें इस रेशियो में बालू और सीमेंट का रेशियो बना दे। एक बात यहां पर आपको समझ में आ रही होगी कि जब हम रेशियो पहले रेशियो से इस रेशियो में आ रहे हैं, तो परिवर्तन हम केवल किस में कर रहे हैं, देख रहे हैं, बालू में। बालू मिलाना था, देखो ये बालू मिलाने की बात थी, तो बालू को मिलाना था, बट सीमेंट को सेम रखना था। वो तो ऑलरेडी सेम है। जैसे कभी किसी प्रश्न में हो सकता है सेम ना रहे, तो अपनी जिम्मेदारी होती सेम करने की। अभी जब ऑलरेडी सेम है तो कोई चिंता ही नहीं है, हमें बस सीधा सीधा समझ में आ जा रहा है कि यहां पर ये जो चेंज है कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। यही मात्रा हमको बतानी है। और देखो ओरल बता देते हैं, इन दोनों का जोड़ कितना है, बोलो 5। 5 बराबर कितना है, 70। 5 बराबर 70। आपको बताना है 2 का मान क्या होगा। 2 बराबर बताइए क्या होगा, 5 14 बार 70, 14 दूना 28। 28 किलोग्राम अगर आप बालू मिला देंगे तो उनका रेशियो 6 अनुपातिक होगा। जैसे घर बनाते समय बालू और सीमेंट का रेशियो जैसे कहते नहीं, 5 1 का, 2 3 का, ऐसे बोला जाता है ना। पहले 4 1 का मसाला बनता था। 4 बोरी अगर सीमेंट पड़ती थी, बालू पड़ती थी, 1 बोरी सीमेंट। इसने इतना घटिया कर दिया और कमजोर कर दिया, 6 बोरी बालू पर 1 बोरी सीमेंट कर दिया। तो यह इसका सिस्टम है और आप इसको समझ लीजिएगा। राइट सोल्यूशन आपके सामने है और मेरे हिसाब से चीजें कन्फर्म आपके क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट हो तो प्लीज हमें बता देना। इस प्रश्न को देखिए, त्रिकोणमिति का एक और अच्छा सा प्रश्न है। मैंने आपको जो फंडामेंटल रूल्स हैं वो बता रखे हैं, अर्थात आप कोशिश कर सकते हो इसके प्रश्न को भी। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपके सामने क्या कंडीशन है समझिए सब लोग। लिखा है √3 tan थीटा बराबर 2 sin थीटा। ठीक है, √3 tan थीटा बराबर 2 sin थीटा। इसमें कुछ हाँ सही है। देखो अब इसको लिखिए, √3 tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 2 sin थीटा है। साइन साइन से खत्म हुआ, उसको उधर कर दो तो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 होगा। तो थीटा का मान बताओ क्या होगा, थीटा का मान 30 डिग्री, 30 डिग्री होगा। करेक्ट, यस, थीटा का मान 30 डिग्री होगा। भाई cos कब √3/2 होता है, साइन 60 पर होता है तो cos 30 पर होता है। अब यही सारे जगहों पर आपको थीटा पुट करना है। जैसे आपका पहला है कोसेक स्क्वायर 2 थीटा, कोसेक स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखे कोसेक स्क्वायर 2 थीटा मतलब 2 गुणे 30 अर्थात 60 डिग्री। ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर भी 2 गुणे 30 मतलब 60 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 ही होगा प्लस tan स्क्वायर भी 60 ही होगा, 60 ही होगा। मान आपको कंफर्म होने चाहिए सबके, और मैंने कई बार आपको बताया है, सबके मान हमने बताए हैं आपको ऑलरेडी। कोसेक 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो साइन 60 अगर √3/2 होता है तो उसका उल्टा हो जाएगा कितना, 2/√3। तो 2/√3 का होल वर्ग करना पड़ेगा हम लोगों को ना, क्योंकि वर्ग लगा है। कॉट स्क्वायर 60, कॉट 60 का मान क्या होता है बोलिए, tan 60 √3 होता है, तो √3 का उल्टा 1/√3 होता है, 1/√3 का होल वर्ग। करेक्ट, नीचे चले चलिए, साइन 30 का मान 1/2 होता है तो 1/2 का होल वर्ग कर दीजिए, प्लस tan 60 का मान √3 होता है, √3 का होल वर्ग कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। यहां पर 4/3 है वर्ग करने पर और 1/3 है। नीचे चलिए 1/4 है और ये 3 है, तो देखिए 4 1 5/3 हुआ। ठीक है, 5/3 हुआ। और यहां पर थोड़ा ध्यान देना कि यहां पर 4 3 7/4 होगा, तो 4 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा। ठीक है, 4 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा, क्योंकि देखो यहां पर इसका हल कितना होगा 7/4, तो 4 ऊपर गया 7 नीचे, तो 5 चौके 20, 3 7 21। हाँ कितना हो रहा है, 20/39। कहा भाई, कहीं गलती किया हमने, 20/39 आप लोग बता रहे हैं। अरे 39 मतलब 13 होना चाहिए, 4 हो रहा है हम लोगों में। 1/4 और 3 हो गया, 1/4 और 3 कितना होता है, साइन स्क्वायर 30, tan 60 √3 का होल वर्ग 3 ही होता है। ये भी सही किया हम लोगों ने। 20/39 आप लोग बता रहे हो, 20/39 है तो यहाँ पर 20 ऊपर आ रहा है, लेकिन नीचे वाला मान
भाई ऊपर 5/3 है, परफेक्ट है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। कोसेक स्क्वायर 60 है, कोसेक 60 का मान आपका कितना होगा? कोसेक 60 का मान, भाई कोसेक 60 अपना होता है साइन 60 कितना होता है? √3/2, तो 2/√3 का होल वर्क कर दिया। कॉट स्क्वायर थीटा 2 थीटा कॉट स्क्वायर 60 है, तो 1/√3 होता है, उसका होल वर्क कर दिया। 4/3 हो गया, 1/3 हो गया, 4 1 5/3 हो गया। और उसके बाद देखिए कितना है, नीचे ऐड गलत किया हूं, 7/4, 1/4 को 3/1 सेकेंड हम चेक कर लेते हैं एक बार। यहां पर देखिए कितना किया हूं, 1/4 होगा, ये सही है भाई। साइन स्क्वायर 30 ही है ना, और tan स्क्वायर 60 है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/4 होगा और यह 3 होगा। 4 3 हो गलत किया, सॉरी 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 सॉरी, यही सोच रहा हूं, देखो छोटी छोटी होती है। हो जाता है भाई। क्या होगा देखो, ये 5/3 होगा, कोई नहीं। इसका मान कितना हो गया, कहाँ दिमाग चल गया हमारा। हाँ 4 3 7 पता नहीं कैसे सोच लिया, हो जाता है। 4 3 12 13/4 होगा, तो 4 ऊपर कर दो, 13 नीचे, 5 चौके 20 और 13 3 39। बहुत बढ़िया, क्या मैं बताऊं। कोई बात नहीं, आप लोग तो थे ना साथ में, अच्छा कर दिया। चलो 17th का उत्तर सी ऑप्शन है, 20/39 राइट सोल्यूशन है। यस, आगे बढ़ा जाए। इसको बताइए आप लोग क्या हो सकता है इसका उत्तर। क्वेश्चन है यहां पर, यदि बिंदु, अपने पास कुछ बिंदु है देखो ध्यान से, 0 0, हाँ 0 0, 3√3, 3√3, त्रिभुज से संबंधित है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया 3√λ, 3√λ। कह रहा एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो लैम्डा का मान बताओ क्या होगा। समबाहु त्रिभुज बनने का मतलब होता है सभी भुजाएं बराबर होना, सभी भुजाएं बराबर भी होना कह सकते हैं, और आप कोणों से भी जा सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर हम इसको प्रेजेंट भी करें ऐसे तो भी आप डिसाइड कर सकते हैं 0 0 होगा, ए लेंथ ऑलरेडी डेवलप हो जाएगी। तो आपसे लैम्डा का मान पूछा गया कि लैम्डा क्या हो सकता है। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे किया जाएगा। इसका अर्थ है कि यह लेंथ इस लेंथ के तीनों लेंथ बराबर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, हाँ चलो बताओ क्या हो जाएगा। सबसे पहले डिस्टेंस देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी। डिस्टेंस का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, अगर हम इसको x1 y1 x2 y2 कह सकते हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आप इसका डिस्टेंस देखिए हम लोग यहां पर बना लेते हैं √x2 - x1, मतलब आप कैसे भी कर लो, x1 y1 x2 y2, तो 3 का स्क्वायर होगा प्लस √3 का स्क्वायर होगा, ये है। और इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना होगा, √3 का स्क्वायर होगा प्लस लैम्डा का स्क्वायर होगा। करेक्ट, समझ रहे मेरी बातों को, कैसे कैसे किया है। इन्हीं दोनों से कंपेयर कर लीजिए, खुद ही क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे होगा जी। आपको यहां पर दोनों लेंथ को बराबर सोचना है, बराबर सोचेंगे तो स्क्वायरिंग दोनों की खत्म कर दो, तो यहां पर 3 का स्क्वायर होगा प्लस √3 का स्क्वायर, देखो ऐसे हम बना दे रहे हैं, ऐसे वर्गमूल कर देते हैं, और यहां पर 3 का स्क्वायर होगा प्लस लैम्डा का स्क्वायर होगा, ठीक है, लैम्डा का स्क्वायर होगा। तो यहां पर जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 होगा बराबर ये 9 होगा प्लस लैम्डा स्क्वायर होगा, तो ये आपका खत्म ही हो गया। लैम्डा स्क्वायर बराबर 3 होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू √3 होगा, √3 का मान कहीं दिया नहीं, ई ऑप्शन होगा। ई ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ई ऑप्शन। चलो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे अगर समबाहु त्रिभुज बनेगा तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, आसान था कि आप इन्हीं से कंपेयर कर लो, एक्स का मान लैम्डा का मान निकाल लो। तो लैम्डा का मान जब मैंने कैलकुलेट किया तो √3 आ रहा, √3 कहीं पॉसिबल नहीं था, तो यहां पर इस प्रश्न का करेक्ट हल है, और करेक्ट हल आपका कितना है, ई ऑप्शन है। प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा जी, बढ़िया, अच्छे से पढ़िए, क्लियर करिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, क्या दिया है, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है, मोहन एक काम को 25 दिन में कर सकता है, जिसे सोहन 20 दिनों में कर सकता है। अगर आप सोहन से करा लो तो यही काम 20 दिन में पूरा होता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, 5 दिनों तक कार्य करते हैं, उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है, मोहन चला जाता है छोड़ करके। शेष काम को पूरा करने में सोहन कितना समय लेता है। टाइम एंड वर्क का बढ़िया क्वेश्चन है। मोहन किसी काम को 25 दिन में करता है, सोहन उसी काम को 20 दिन में करता है। काम टोटल एक होता है तब तक जब तक डिफाइन ना किया जाए। हम काम को एक ऐसी संख्या मान लेते हैं जो दोनों से पूर्णतः कट जाए।
हम टोटल वर्क को यहाँ पर एक संख्या मानेंगे जो 25 और 20 से कटे हो गई 100, अर्थात अपना काम टोटल क्या है 100। अब आप ये बताओ कि अगर मोहन 100 काम को 25 दिन में कर सकता है तो प्रतिदिन कितना काम करता होगा? 25 चौके 100, हर दिन 4 काम करता होगा। जबकि सोहन कहता है कि हम 20 ही दिन में कर लेंगे, तो इसका मतलब प्रतिदिन वह 5 काम करता होगा। बिल्कुल सही बात है। कह रहा दोनों मिलकर, देखिए पढ़िएगा, दोनों मिलकर एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं। जैसे अपने पास टारगेट है 100 काम का, यहां से स्टार्ट होगा, यहां पर एंड होगा, और टारगेट कितने काम का बोलो? 100 काम का है, 100 वर्क कराना है। शुरुआत कौन करता है? मोहन प्लस सोहन। मोहन प्लस सोहन की क्षमता कितनी है? 5 4 9। 9 की क्षमता से इन लोगों ने 5 दिन तक काम किया तो 45 कार्य पूर्ण किया, 45 वर्ग पूर्ण किया, यहां पहुंच चुके हैं। 100 में से 45 निकल गया तो बचा कितना काम बताओ? 55 वर्ग। लेकिन काम तो 55 बचा है, लेकिन एक और समस्या हो रही है कि मोहन काम छोड़ दे रहा है, मोहन चला जा रहा है, तो बचा कौन है? सोहन। सोहन एक दिन में कितना काम कर सकता है? 5। तो अब यहां पर जैसे मोहन सोहन चल रहे थे, मोहन निकल गया, अकेले बच रहा है सोहन। सोहन की क्षमता एक दिन में 5 काम करने की है, टारगेट उसे मिला 55 काम। हमने कहा तुम इसको कंप्लीट करो। 55 से जब इसको डिवाइड, 55 को जब डिवाइड किया तो 11 दिन लगेगा। शेष काम को पूरा करने में सोहन को 11 दिन लगेगा। 11 दिन। अगर यही पूछा होता कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ तो 11 5 16 हो जाता, क्योंकि 5 दिन ऑलरेडी हो चुका था, 5 दिन में 11 जुड़ जाता, 16 दिन जाकर के इस प्रश्न का उत्तर आता। अभी फिलहाल 11 दिनों में ही कार्य संपूर्ण समाप्त हो जाएगा। संपूर्ण नहीं, बचा कार्य, संपूर्ण कार्य के लिए 11 5 16 दिनों का समय देना पड़ता। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है। आप लोगों ने जैसे कहा है कि 2 सेशन करना, वीडियो एक देना, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक रिकॉर्डेड वीडियो और एक प्रैक्टिस आपका जैसे मैं करा रहा हूं ऐसे, और इस प्रैक्टिस में भी प्रश्नों की संख्या 20 से 30 करना, 40 करना, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी, हम इसको पूर्ण करेंगे। ठीक है। 2 मीटर व्यास और 40 मीटर लंबी एक लंबवृत्तीय बेलनाकार सुरंग है। देखो सुरंग मतलब कुएं की तरह होती है, ऐसे ऐसे, ये है सुरंग। सुरंग मतलब बेलन समझ लो और कुछ नहीं, ये है सुरंग, समझ रहे ना? सुरंग का एंट्रेंस है, यहां से सुरंग में घुसा जाता है, और ये है सुरंग का लास्ट पॉइंट। सुरंग बेलनाकार है। अब इसने हमसे कहा कि इसका जो व्यास है मतलब डायमीटर वो 2 सेंटीमीटर है। कितना है? 2 मीटर है ना सेंटीमीटर। अगर व्यास 2 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी बताओ? 1 होगी। यहां से यहां तक की लेंथ इसकी क्या है? हाइट है। मतलब यहां पर 40 मीटर लंबी है यह सुरंग, 40 मीटर लंबी क्या है? सुरंग है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यह लेंथ यहां से यहां तक 1 है और यह लेंथ यहां से यहां तक कितनी है? 40 है। अब ये कहा गया है कि 2 मीटर व्यास की 40 मीटर लंबी एक लंबवृत्तीय बेलनाकार सुरंग को लोहे की चादर से बनाया जाता है। इस सुरंग को बनाने में लगी लोहे की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जिस लोहे की चादर, जैसे अगर मैं कह दूं इससे एक बोतल समझ लो, ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह मेरा पानी का ग्लास है, आप इसी को ऐसे पलट दो, अभी फिलहाल पानी ही पलटूंगा नहीं, तो यही सुरंग है। इसका जो व्यास है सर्कुलर वो है A2, मतलब रेडियस इसकी हमने 1 कर दिया। यहां से यहां तक की लेंथ है 40। इसको बनाने के लिए देखिए मटेरियल लगाया गया है, नीचे का हटा दो। मटेरियल मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल नहीं, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जो होता है बेलनाकार किसी भी वस्तु का, वही जो कर्व सरफेस एरिया होगा, देखो ये जो मैं कर रहा हूं ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो बन रहा है ऐसे 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 सोच लो, यही कर्व सरफेस एरिया है। ये कर्व सरफेस एरिया, इसे कहते हैं जितना चादर लगेगी, जितना कपड़ा लगेगा, जितना धातु लगेगी, उस धातु का सरफेस एरिया है, नॉट कैपेसिटी, सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया होती है 2 पाई आरएच। 2 पाई आरएच आपको बताना है कितना कर्व सरफेस एरिया होगा, कितने लगे जो लोहे की चादर का क्षेत्रफल पूछ रहा है। कभी कभी कॉस्ट भी पूछ लेगा आपसे प्रश्न में, जी कॉस्ट भी पूछ लेगा। तो लिखो इसको 2 पाई पाई रहने दो, क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया है। आर, आर मतलब 1 है, 1 गुणे एच मतलब ये डिस्टेंस, ये लेंथ 40 मीटर है। 40 40 दूना 80 पाई, कितना आंसर होगा? 80 पाई। 80 पाई आपको दिया है बी ऑप्शन में, 80 पाई जिसका है करेक्ट है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, कंफर्म हो गया होगा। किसी को डाउट किसी प्रश्न में हो तो प्लीज हमें कमेंट कर देना। आज का सेशन मैं यही एंड कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो में रिकॉर्डेड फॉर्म में और एक प्रैक्टिस के फॉर्म में, और प्रैक्टिस भी प्रश्नों की संख्या बढ़ाते हुए 10 से पहले मैं प्रोबेबिलिटी सांख्यिकी का आपको वीडियो दूंगा, और इधर बीच में लगातार आपके साथ जुड़ा रहूंगा। परीक्षा के लिए आप लोग जुटे रहिए, मेहनत करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, अपने थॉट्स फीडबैक जो भी हो सके पॉसिबल जरूर लिखा करें। आपकी कनेक्टिविटी बनी रहती है तो रिदम बना रहता है, फोकस बना रहता है। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट
अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। सीटेट का भी पेपर है, सीटेट के लिए भी हम लोग तैयारियां शुरू कर रहे हैं और उसमें भी आप लोग इन्वॉल्व होइए जो भी एलिजिबल हैं, जो करना चाहें। बाकी अभी के लिए इतना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद।